नमस्कार। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अतिथि सहायक प्राध्यापक, शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा। मैं आज आप लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 का जो पार्ट है कीमत निर्णय, उसमें एक पार्ट को मैंने बता दिया था। दूसरा पार्ट प्रतिस्पर्धात्मक मूलक कीमत निर्धारण की विधि के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस विधि के दौरान जो है, इस विधि के अंतर्गत कई सारे और विधियां हैं। इसमें जो पहला विधि जो बताया गया है वो प्रचलित या चालू दर कीमत निर्धारण। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा मूलक है क्या, यानी जो प्रतिस्पर्धा में जो चल रहा है उसके बारे में उसी के आधार पे हम जो कीमत का निर्धारण करते हैं वही प्रतिस्पर्धा मूलक कीमत निर्धारण कहलाता है। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें प्रचलित या चालू दर कीमत निर्धारण। इस विधि में कीमत निर्धारण करते समय हम लागत की अपेक्षा बाजार की स्थिति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें व्यावसायिक फर्म उद्योग की कीमत संरचना के अनुरूप अपनी कीमत नीति का समायोजन करती है, खास तौर पर उन परिस्थिति जहां पर लागत की माप करने में कठिनाई होती है। यह कीमत अधिकांशतः कीमत नेतृत्व की दशा में पाया जाता है। कहने का मतलब, हम जब मूल्य निर्धारण करते हैं तो उस समय हम की लागत को न ध्यान रख करके बाजार में जो प्रचलित दर होता है उसी के अनुरूप हम कीमत का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं, जहां कीमत नेतृत्व भली भांति विद्यमान हो वहां प्रतिस्पर्धियों द्वारा ली जाने वाली कीमत को आधार मानकर कीमत का निर्धारण करना एक सुरक्षित नीति होगी। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास कोई बेस रहता है, कोई मार्केट का बेस रहता है, उस बेस के आधार पर अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे लिए कीमत का निर्धारण करना आसान हो जाता है और उसके कारण हम जो है उस कीमत नीति में हम समायोजन कर लेते हैं और जिससे क्या होता है कि हमें एक सुरक्षा महसूस होता है। वास्तव में यही एक ऐसी विधि हो सकती है जिसके माध्यम से कीमत युद्ध के भीषण परिणामों से बचा जा सकता है। कीमत युद्ध मतलब क्या है, एक कटौती एक बढ़ोतरी करते हैं तो उसको कीमत युद्ध बोलते हैं। लेकिन यदि मार्केट में एक प्रचलित दर रहेगा, उसके आधार पर यदि हम कीमत का निर्धारण करेंगे तो यह प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा। किंतु फर्म यह उत्तम और निरापद तथा सुरक्षित समझती हैं कि उसे अपने आप कीमत निर्धारण करने के बजाय प्रचलित चालू दर पर कीमत का अनुसरण किया जाए। यह विधि तर्कसंगत कीमत नीति निर्धारण करने के लिए उपयोगी होगी। साथ ही किसी फर्म के लिए लागत एवं मांग का सही अनुमान आने पर धन एवं जन के व्यय मात्राओं को देखते हुए यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली और अधिक सुविधाजनक विधि है। तो इस प्रकार पहले प्रचलित या चालू दर कीमत निर्धारण विधि क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं तो परंपरागत या प्रथागत, यानी हमारा जो कस्टमरी प्राइसेस है ये कैसा है। तो व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ वस्तुओं का कीमत स्थिर रहता है। ऐसा किसी उत्पादक फर्म द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है, बल्कि इसका कारण यह होता है कि ऐसी वस्तुएं दीर्घकाल से बाजार में विद्यमान रहने से होती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रथागत जो कीमतें हैं यह दीर्घकाल तक एक समान रहता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी उत्पादक फर्म यह जानबूझकर नहीं करता है, बल्कि लंबे समय तक अगर बाज़ार में टिकना है तो उसके लिए हमको इसके जो नीति है उसके अनुसार चलना पड़ता है। ऐसी दशा में लागतों में परिवर्तन होने पर वस्तु की किस्म अच्छी या ख़राब कर दी जाती है अथवा आकार बढ़ा या घटा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक समय आपको याद होगा जब 2009 में कीमतें बढ़ी थी वस्तुओं का, तो उस समय जो घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर था पहले 10 रुपये में आधा किलो आता था। उसके बाद धीरे से उन्होंने जो है कीमत बढ़ने की वजह से पैकेट वही रखा, प्लस उसका जो क्वांटिटी था उसको कम कर दिया गया था। तो उस तरह से हम जो है उसकी वस्तु की किस्म को अच्छा या ख़राब कर देते हैं या उसका आकार को घटाया बढ़ा देते हैं। इन्हें परंपरागत प्रथागत कीमतों में परिवर्तन तभी किया जाएगा जबकि लागतों में भारी परिवर्तन होगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा तब जाकर कीमत में परिवर्तन होता है, या अदरवाइज़ उसको उसी तरह रखना पड़ता है।
इससे जो खरीदने वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होता। वह चाहते हैं तो 10 रुपये का चीज़ है वो 10 रुपये में खरीदना पसंद करते हैं। वस्तु के मॉडल या किस्म में परिवर्तन के बावजूद परंपरागत या प्रथागत कीमत अपरिवर्तित रखी जा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परंपरागत कीमतें भले कीमतों में उछाल हो, हम कीमत वही रखेंगे, लागत में भले उछाल हो हम कीमत वही रखेंगे, और उसके जो साइज है उसमें हम कटौती कर सकते हैं। ठीक, यह सोच विक्रय के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः ऐसी दशा में परंपरागत या प्रथागत कीमत अपना रखना अधिक उपयुक्त होते। कहने का मतलब क्या, कई कीमत युद्ध की स्थिति में जो गुणवत्ता में कम कम कर कीमत कर दी जाती है ना, ये सोच कुछ ऐसे सोच होते हैं जो नए मॉडल आते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। दोहरी कीमत नीति। दोहरी कीमत नीति कहने का मतलब क्या है, ड्यूल प्राइस पॉलिसी, यानी एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग दो कीमतें निर्धारित की जाती है, उसे दोहरी कीमत नीति बोलते हैं। उत्पादक फर्म उत्पादन का एक भाग निर्धारित उत्पादक लागत को वसूली के साथ उचित लाभ जोड़कर निश्चित की जाती है, परंतु यह कीमत स्वतंत्र बाजार की कीमत की तुलना में कम रहती है। प्रशुल्क संरक्षण की दशा में यह कीमत स्वतंत्र या खुले बाजार की तुलना में अधिक रखी जा सकती है। इस कीमत नीति में मांग रेखा का विकुंचन विद्यमान रहता है, यह स्थिर कीमत की सीमा तक रहता है। इस नीति को लागू होने की दशा में समाज के खास वर्ग को वस्तु की कम कीमत प्राप्त होने का लाभ होता है। यह कीमत नीति व्यवहार से स्टील, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं के व्यवसाय में लागू की जाती है। दोहरी कीमत नीति, दो जगह अलग अलग कीमत रखने का नीति जो है दोहरी कीमत नीति कहलाता है। एक आता है कुशलता वक्र विधि। कीमत निर्धारण की इस विधि में कीमत निर्धारण करते समय क्रियाओं का पुनरावृत्ति एवं आंतरिक वस्तुओं के कारण उत्पन्न कुशलता को ध्यान रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत घटती है, क्योंकि क्रियाओं का पुनरावृत्ति के कारण श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है और अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण प्रति इकाई व्ययों में भी भारी कटौती होती है। अब देखते हैं इसका पांचवा जो विधि है, बाजार संस्थापित उत्पादों की कीमत का पुनरीक्षण। बाजार में जो विधि प्रचलित है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात करते हैं, उसकी जो कीमत है उसमें हम पुनरीक्षण करने की बात करते हैं, जिससे विक्रय एवं बाजार में हम सुधार कर सकें। इस अध्ययन इस बात की एक घोतक है कि परिवर्तन बाजार परिस्थितियों में किस वस्तु को पहले से निर्धारित कीमत अत्यधिक ऊंची या अत्यधिक नीची है। कहने मतलब क्या, समय के अनुसार यदि कीमत में बदलाव नहीं किया जाएगा तो हो सकता है बाजार के दर में हमारा जो वस्तु के दाम है वो बहुत कम रह जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए। ऐसी परिस्थिति दोनों ही परिस्थिति हमारे लिए घातक हो सकता है। कीमत नेतृत्व। यह विधि कीमत निर्धारण की इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब किसी उद्योग में कीमत नेतृत्व करने वाली फर्म विद्यमान हो। नेतृत्व करने वाला फर्म निर्धारित कीमत को दूसरे फर्म भी अपना लेता है। भारत में टूथब्रश निर्माता फर्म कोलगेट इन दोनों क्षेत्र की कीमत नेतृत्व करती है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सी अन्य निर्माता फर्म कीमतें के आधार पर ही अपना कीमत तय करती है। इसके बाद अब जो हमारा जो बी पॉइंट था वो ख़त्म हो गया। अब सी, वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित कीमत निर्धारण। यानी कहने का मतलब क्या है, अब जो वस्तु और सेवा का कीमत उसके आधार पर करेंगे, तो इसमें है प्रोत्साहन मूलक कीमत निर्धारण विधि। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके व्यापारियों ने अपने विक्रय में वृद्धि की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय में वृद्धि होने पर लाभ की मात्रा स्वयं बढ़ जाएगा। प्रोत्साहन मूलक कीमत निर्धारण सामान्यतः निम्नलिखित दशा में की जाती। कौन कौन सी ऐसी दशा है जिसमें वह करेगा। कहने का मतलब क्या, यदि हम ज़्यादा मात्रा में बिक्री करेंगे तो उसका लाभ भी व्यापारियों को ज़्यादा होगा। अब इसका जो पहला पॉइंट है, प्रतियोगियों की आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करना। यदि हम प्रतियोगी से जो आक्रामक कार्रवाई है उसके अगर हम मुकाबला करना है तो ऐसी स्थिति में कीमतों में कटौती प्रदान करके उसका सामना कर सकते हैं एवं हमारा जो विक्रय होगा उसमें वृद्धि हो सकता है। दूसरा, नए बाजार पर अधिकार जमाने हेतु हमारा जो जिस बाजार में हमारा पहुंच नहीं रहता है, हम उस बाजार में पहुंच बनाने के लिए
क्या करते हैं, प्रोत्साहन मूलक कीमत का विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा माल जो है कोई उपभोक्ता अगर नहीं क्रय किया है तो एक बार क्रय करने के सोचेगा, क्योंकि हम कीमतों में कटौती देकर यह बाजार पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है भविष्य में नए प्रतियोगिताओं को बाहर करने हेतु। यदि भविष्य में नए प्रतिस्पर्धी की संभावना दिखती है तो कीमत में कटौती देकर नए उत्पादक को बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध किया जा सकता है, क्योंकि यदि वह उत्पादक यदि 10 रुपये कीमत पे आना चाह रहा है लेकिन हम मार्केट में उसको 9 रुपये रख दिए हैं, तो इस तरह जो है कटौती को वह स्टार्टिंग में ही सहन नहीं कर पाएगा और वह आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो इस तरह हम जो भविष्य में नए प्रतियोगी जो होंगे उसको बाहर का ही रास्ता दिखाने में हमको मदद करता है। प्रोत्साहन मूलक निर्धारण करते समय निम्न तत्वों को ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि इन तत्वों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। जैसे पहला है समय। कीमत में कटौती को प्रोत्साहन समय उच्चतर समय बीत जाने के बाद ही प्रदान करना चाहिए। कारण है कूलर रेफ्रिजरेटर बेचने वाला ग्रीष्म ऋतु के समय में गैर मौसमी छूट देते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के उपरांत ही गैर मौसम छूट देते हैं, तो गैर मौसम छूट देने से हमारा जो विक्रय है वो बराबर बना रहेगा। विज्ञापन सहायता। हम कीमत कटौती को विज्ञापन का विकल्प मानना उचित नहीं, अपितु कीमत में कटौती दी जाने पर उसका विज्ञापन द्वारा संपूर्ण योजना उपभोक्ताओं को बतानी चाहिए। इसके लिए इस दशा में इसकी प्राप्ति संभव हो सके। तो उपभोक्ताओं को और अधिक खरीदारी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी नीति अपनाई जाती है। इस नीति के अनुसार उपभोक्ता को अपने द्वारा क्रय की गई वस्तु अथवा सेवा पर छूट दी जाती है, जिससे वस्तु और सेवा कुछ सस्ती पड़ती है। इस विधि को अलग अलग उपभोक्ता के लिए अलग अलग कीमतें भी ली जा सकती है, जिसके द्वारा कीमतों में विभिन्नता आती है, इसलिए यह कीमत नीति भी कहलाती है। उपभोक्ताओं के साथ भिन्नता के खरीदी भौगोलिक स्थिति भुगतान करने की विधि उपभोक्ताओं के प्रकार को ध्यान में रखते हुए करते हैं। आवृत्ति। कीमत कटौती बार बार देना उचित नहीं होता। ऐसा करने पर प्रोत्साहन मूलक कीमत प्रभाव शून्य हो जाता है और उपभोक्ता सदैव कीमत में कटौती की प्रतीक्षा रहता है। ऐसी दशा में बाजार उत्पाद ब्रांड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचता है। ये तो था पहला हमारा उपभोक्ता का प्रतियोगिता का प्रोत्साहन मूलक कीमत निर्धारण विधि का पहला पार्ट। दूसरा है अब है उच्चतम भार कीमत निर्धारण विधि। उच्चतम भार कीमत निर्धारण विधि इस विधि में वस्तु अथवा सेवा की कीमत उसकी मांग के अनुरूप तय कर दी जाती है। वस्तु अथवा सेवा की मांग अधिक होने पर कीमत ऊंची रखी जाती है और यदि उसकी जो मांग है उसमें कमी आ जाता है तो उसका कीमत को घटा दिया जाता है। प्रयोग के हिसाब से कीमत विवेक मांग तथा फर्म का उत्पादन क्षमता के बीच समन्वय रखना होता है। इसके बाद है तीसरा जो आता है शासन द्वारा कीमत निर्धारण विधि। कीमत निर्धारण की यह विधि उन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो औद्योगिक आर्थिक उन्नयन के लिए अत्यधिक आवश्यक हो। उदाहरण के लिए इस्पात, खाद आदि, अथवा ऐसी वस्तुएं जो जनसाधारण के लिए उपयोगी है जैसे केरोसिन, डीजल। तो इस कीमत निर्धारण विधि में शासन उस चीज़ के बारे में उसकी कीमत को कंट्रोल करता है। वह एक निर्धारित दर तय कर देता है, उसके ऊपर हम नहीं बेच सकते हैं, या न्यूनतम कीमत तय कर देता है जिससे नीचे भी हम नहीं बेचते हैं। तो ये जो है शासन द्वारा कीमत निर्धारण विधि है। अब बात करते हैं निर्यात कीमत निर्धारण। अभी तक हमने कीमत निर्धारण के उन विधियों का अध्ययन किया था जो कि घरेलू था, यानी एक देश के अंदर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि जो कीमत निर्धारण कर रहे हैं वह विदेश में जब हम व्यापार करने जाएंगे तो उस समय क्या स्थिति रहेगा। तो किसी वस्तु का हमको मूल्य तय करने से पहले उस जगह की परिस्थिति, उस देश की परिस्थिति, काल, वस्तु की प्रकृति का आधार अलग अलग होती है, परंतु कीमतों के अलावा कुछ गैर कीमत तत्वों को भी निर्यात को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विक्रय के बाद सेवा या सुविधाजनक एवं सुरक्षित सुपुर्दगी, साख सुविधाएं इत्यादि। भारतीय निर्यातक फर्म को भी मानना है यह आक्रामक विक्रय तथा विक्रय संवर्धन न हो तो कीमत की समस्या उत्पन्न नहीं करती।
भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं दो प्रकार होता है, एक परंपरागत वस्तु और दूसरी जो है गैर परंपरागत वस्तु। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। भारत कुछ चीज़ों का निर्माण करती है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रतियोगिता नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी कीमत विदेशी जो वस्तु है उसकी लागत की तुलना में अधिक हो जाती है। तो इन वस्तुओं को निर्यात करने से पूर्व भारतीय निर्यातकों को फर्मों को सोचना पड़ता है। अब देखिए, भारतीय जो है निर्यात कीमत निर्धारण सीमांत लागत का निर्णय का आधार बनाए जाने के संबंध में प्रमुख कारण। तो पहला है, भारतीय निर्यातक वस्तु विकसित देशों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम की जाती है, अतः उनकी कीमतें नीचे रखनी पड़ती है। देश के घरेलू बाजार में वस्तु की संपूर्ण लागत उनके विषय में वसूल की जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल प्रत्यक्ष लागत को ही भर को वसूल होती है। नवीन बाजार की नवीन वस्तुओं को लाए जाने की स्थिति में कीमत नीची कीमत पर बेचना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारतीय निर्यातक वस्तुओं और ग्राहकों आयातकों प्रागैर और विकासशील देश होते हैं और उनकी निर्यात कीमत नीति नीचे होती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं राशि पातन का, तो राशि पातन का मतलब क्या होता है कि राशि पातन के लिए सीमांत लागत कीमत निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। जब निर्यातक फर्म देखती है कि घरेलू और अन्य बाजार में स्थायी लागतों की तुलना में अधिक कीमत पर वस्तु का विक्रय के बाद भी उत्पादन क्षमता शेष बची है, तो सीमांत लागत की तुलना में ऊंची कीमत पर वस्तु का विक्रय के लिए अधिक उत्पादन करने लग जाती है। उससे उसकी अवशेष क्षमता का उपयोग के साथ साथ उनका लाभ भी अधिकतम हो जाता है। राशि पातन करने से पहले निर्यातक फर्म निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना आवश्यक है: आयात कर, बीमा, भाड़ा आदि इत्यादि व्यय, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीची कीमत तथा घरेलू बाजार में ऊंची कीमत पर क्रय की संभावना नहीं है। लागत से नीची कीमत पर विक्रय के दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान रखना, क्योंकि भावी समयावधि के बाजार पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्नांकित दशाओं में सीमांत लागत और उससे कम पर वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। नई वस्तुओं का बाजार में प्रवेश तथा प्रचलित करने की दशा, कमज़ोर प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करना, बाजार में रहकर क्रेताओं को संपर्क स्थापित करने के लिए, संयंत्र के श्रमिकों को पूर्ण विद्रोहन के लिए। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सीमांत लागत के कारण वस्तुओं की कीमत कम निर्धारित होती है, जबकि विदेशी उपभोक्ता अधिक कीमत देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। जब विदेशी क्रेता जो है कम कीमत पर अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर वस्तुओं को अधिक कीमत नहीं देना चाहता। इसके अलावा निर्यातकर्ता फर्मों को कई बार राशि पातन का दोषी होना पड़ जाता है। आपस में कीमत कटौती से निर्यातकर्ता फर्मों का विदेशी मुद्रा में हानि हो सकता है। तो इस प्रकार हम कीमत नीति को यहाँ पे इस वीडियो में पूरा कवरअप कर डाले हैं। अब आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का ये कीमत निर्धारण विधि यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।